स्वागत है आपका मूवी कार्ड बॉक्स में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन हॉरर मूवी का जिसका नाम है रैम्पेट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिल्म कोरिया की जोसियान एरा के दौरान शुरू होती है जब चीनी साम्राज्य का कोरिया पे बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसलिए कोरिया के राजा ने उनके साथ मित्रता करना चुना और अपने सबसे छोटे प्रिंस कार्टर को चीनी राज्य के लिए एक ट्रिब्यूट के रूप में पेश किया। इस बीच राजा का सबसे बड़ा बेटा प्रिंस यंग कोरिया में रहता है। प्रिंस यंग मंत्री के भ्रष्टाचार और उसके राजा बनने के सपने को खत्म करना चाहता है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि बुढ़ऊ राजा को यह सब दिखता ही नहीं है। यहाँ तक कि अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए ताकि वो चीन के खिलाफ विद्रोह कर सके, प्रिंस यंग एक डच बंदूकधारी के पास अपने एक वफादार आदमी को भेजता है बंदूकें लाने के लिए। प्रिंस यंग का आदमी जब बंदूकें लेने यूरोपियन जहाज में पहुंचता है तब वो एक डच कप्तान के कैबिन में एक बीमार आदमी को भी देखता है और बंदूकों को सौदा करने के बाद प्रिंस का आदमी अपने अड्डे पर चले जाता है और अब ये लोग चीन के खिलाफ विद्रोह के लिए लगभग तैयार है। जब डिफेंस मंत्री किम को ये बात पता चलती है तब वो राजा को अपने बेटे के खिलाफ ही भड़का देता है और कहता है कि प्रिंस यंग राजगद्दी पाने के लिए विद्रोह करने वाले हैं और इस बुढ़ऊ राजा को भी सिंहासन खोने का डर है, वो भी में इस उम्र में जब इसे राजगद्दी अपने बेटे को देकर 4 धाम की यात्रा पे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये बुढ़ऊ मंत्री की बात आकर प्रिंस के आदमियों को टॉर्चर करता है। इस बीच प्रिंस यंग अपने छोटे भाई को लेटर लिखते हैं और उसे अपने आदमी को दे देते हैं उसके छोटे भाई तक पहुंचाने के लिए। फिर प्रिंस सामने आता है और बताता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन उसने ये सब अपने देश के लिए किया, कोरिया के लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए किया और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इस बुढ़ऊ राजा को लगता है कि उसका बेटा उसके राजगद्दी पाने के लिए सब कुछ कर रहा है और उसे गद्दार कहता है। फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रिंस यंग खुद की जान ले लेते हैं और अपनी ईमानदारी का सबूत देते हैं। लेकिन इस बुढ़ऊ राजा को कुछ समझ में आने वाला नहीं है, उल्टा इसने उस यूरोपीय जहाज पर हमला करवा दिया और आदेश दिया कि उस जहाज से हथियार लूट लिया जाए और सब कुछ जलाकर खत्म कर दिया जाए। तभी इन सब के बीच इस जहाज में जो बीमार इंसान रहता है अब वह राक्षस में बदल गया है और एक सैनिक को काट लेता है। अब उस राक्षस को राजा के सैनिक तो मार देते हैं, लेकिन उस घायल सैनिक को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है राक्षस या जॉम्बिस वगैरह के बारे में। इसलिए बाद में जिस आदमी को उस राक्षस ने काटा था अपने गांव वापस आ जाता है और इसे बहुत तेज भूख भी लगने लगती है, साथ ही इसका मांस खाने का भी मन करता है। एक पल के लिए तो अपनी पत्नी को देखता है, लेकिन उस समय वो खुद को काबू कर लेता है और जैसे ही रात होती है वह पूरी तरह से राक्षस में बदल जाता है। फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खा जाता है और अपने घर से बाहर निकलकर अपने आस पड़ोस के लोगों को ऐसे काटता है जैसे दिवाली का प्रसाद बांट रहा हो। कुछ महीनों बाद जब प्रिंस कार्टर और उसका बॉडीगार्ड हैंसोल चीन से कोरिया में लौटते हैं वे दोनों हैरान होते हैं क्योंकि कोई भी उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर नहीं होता। इंसान तो छोड़ो, कोई कुत्ता भी उनको नहीं पूछता। जब ये दोनों गांव में अंदर जाते हैं तो उन्हें गांव की हालत देखकर अजीब लगता है क्योंकि गांव पूरी तरह से तहस महस होता है, मानो वहाँ तूफान आया हो। इस बीच मंत्री राजा को प्रिंस कार्टर की वापसी के बारे में बताता है और बोलता है कि अपने बड़े भाई के मरने पे अचानक से प्रिंस कार्टर क्यों आ रहा है, इसका मतलब है कि वो राजगद्दी पाने के लिए वापस आ रहा है। इसके बाद राजा जो है अपनी पत्नी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड उसके पास जाता है और यह भी उसके अखरोट जैसे दिमाग में बात भर देती है कि अपने बड़े भाई की पत्नी को बंदी बना देना चाहिए और ये चॉकलेट मान भी लेता है। फिर ये राजा की गर्लफ्रेंड एक गोदाम में अपने मंत्री से मिलने जाती है। वह उसे बताती है कि प्रिंस यंग की गर्भवती पत्नी को राजा से हाउस अरेस्ट का आदेश देने की उसकी योजना पूरी हो गई है। दूसरी तरफ कार्टर और हैंसोल अचानक से शाही रक्षक होने का दावा करने वाले लोगों के ग्रुप से मिलते हैं। हालांकि कार्टर ये समझ जाता है कि ये उसका वेलकम नहीं, इसका दी एंड करने आए हैं। तभी ये लोग कार्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन कार्टर भी एक कमाल का तलवारबाज है, वो एक एक करके इन लोगों को मारने लगता है। इस बीच जॉम्बिस भी जाग उठते हैं और सभी पर हमला करते हैं। वे ज्यादातर हत्यारों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कार्टर राक्षस से अपना बचाव करता है। कार्टर और राक्षस के बीच लड़ाई के दौरान एक हत्यारा लड़ाई से भाग जाता है और महल में वापस चला जाता है। इसके तुरंत बाद राक्षसों ने कार्टर और हैंसोल को लगभग घेर लिया होता है, लेकिन किस्मत से कुछ लोगों का एक और ग्रुप आता है और सभी राक्षसों को मारने में कार्टर की मदद करता है। बाद में हैंसोल और कार्टर सोचते हैं कि ये भी इनके लिए भेजेगा एक और हत्यारे हैं, लेकिन ये लोग खुद को गाँव वालों के रक्षक बनाते हैं। तब लेफ्टिनेंट ने बताया कि वे प्रिंस यंग के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और वही उसे प्रिंस यंग की वसीयत भेज रहा था। इसके बाद लेफ्टिनेंट कार्टर को राक्षस के बारे में बताता है। वह बताता है कि ये इंसानी मांस खाने वाले जीव आवाज के प्रति सेंसिटिव हैं और सूरज की रोशनी के नीचे लिए जलकर मरने लगते और इनके सिर या दिल में तलवार के वार से ये मर जाते हैं। कुछ ही समय बाद ये लोग कार्टर और हैंसोल को सुरक्षित घर ले आते हैं। रास्ते में लेफ्टिनेंट राक्षस के बारे में 2 अहम बातें समझाते हैं। सबसे पहले उन्हें राक्षस को जलाने की जरूरत है ताकि वे दोबारा जिंदा ना हो और दूसरा उनके काटने से कोई भी इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि एक बार वे किसी को भी काट लेते हैं तो वो भी राक्षस में बदल जाते हैं। जब कार्टर यहाँ आता है तो देखता है कि लगभग हर जीवित गाँव वाला और संसाधनों की कमी को झेल रहा है। फिर लेफ्टिनेंट कार्टर को पिंजड़ों में बंद इन्फेक्टेड ग्रामीणों को दिखाता है। इन्फेक्टेड गांव वाले मांस के भूखे और खून के प्यासे हैं, लेकिन अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अचानक इन्फेक्टेड गांव वाले कार्टर को क्राउन प्रिंस कहते हैं। कार्टर ये सुनकर पागल हो जाता है और उस जगह से चले जाता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर जाता है गाँव के बाकी लोग उसे क्राउन प्रिंस कहते हैं। कार्टर उन लोगों को अनदेखा करता है, लेकिन वे
लोग उसे समझाते हैं कि हर कोई उससे सिंहासन का दावा करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन कार्टर ये जानता है कि यह असंभव है क्योंकि वह चीन के लिए एक श्रद्धांजलि है। इस बीच जो हत्यारा पहले से भाग गया था वह एक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड होकर महल में लौट वह मंत्री और उसके सहायकों को रिपोर्ट करता है कि कार्टर को मारने के बाद वह राक्षस के हमले से बच गया। हालांकि हत्यारे को इन्फेक्शन के प्रभाव के बारे में पता नहीं है और इसलिए मंत्री उसे अंधेरे तहखाने में उसका इनाम लेने के लिए कहता है। जैसे ही वह तहखाना खोलता है सैनिक उसे नीचे धकेल देते हैं और उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। बाद में मंत्री राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है जो आप आगे जानेंगे। मंत्री राजा की गर्लफ्रेंड को तहखाने में बुलाता है और उसे राक्षस से कटवा देता है। अगले दिन कार्टर लेफ्टिनेंट की बहन डायना के साथ बातचीत शुरू करता है। कार्टर उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे अपने साथ चीन जाने के लिए बोलता है, लेकिन वह मना कर देती है। तभी कोई मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि पिंजरे में बंद इन्फेक्टेड गांव वाले डीमन में बदल गए हैं। दूसरी तरफ महल में राजा के नाश्ते के समय डीमन के काटने के कारण राजा की गर्लफ्रेंड धीरे धीरे बदलने लगती है। अचानक वह फर्श पर गिरकर पूरी तरह से राक्षस में बदल जाती है और तभी वह हमला करती है और राजा को काट लेती है। एक शाही सैनिक उसे राजा से अलग करता है। राजा ये देखकर हैरान रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को तुरंत मारने का आदेश देता है। कुछ ही समय में यहाँ पर कार्टर राजधानी जाने से पहले सफेद कपड़े पहनता है। लेफ्टिनेंट और उसके साथ ही कार्टर के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए अकेले यात्रा करना खतरनाक है, लेकिन हैंसोल को लगता है कि महल में नीची हैसियत के लोगों को लाना बेवकूफी भरा विचार है। फिर कार्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर वे उसके साथ जाना चाहते हैं तो सब कुछ ठीक होने के बाद डायना को उसके साथ चीन जाना होगा, लेकिन इस बार डायना मान जाती है। कार्टर मुस्कुराता है और फिर उन्हें साथ में ले जाता है। कार्टर, हैंसोल और लेफ्टिनेंट नदी के उस पार नाव की सवारी करने के लिए बंदरगाह पर पहुंचते हैं। हालांकि शाही रक्षक केवल कार्टर को अकेले पार करने की अनुमति देते हैं क्योंकि बर्बाद गांव लॉकडाउन के अंदर में है। यहाँ से कार्टर अकेले जाने का फैसला करता है क्योंकि गार्ड से लड़ना बेकार है। कार्टर की नाव पर चढ़ने से पहले लेफ्टिनेंट उसे चालाक मिनिस्टर किम के बारे में चेतावनी देता है जो राजा के फैसले लेने में हेरफेर करता है। वह यह भी खुलासा करता है कि मंत्री किम ही वह व्यक्ति है जिसने प्रिंस यंग के विद्रोह को राजा के सामने उजागर किया था, जिसके कारण प्रिंस यंग ने देशद्रोह की सजा के तहत आत्महत्या कर ली थी। अगले दिन कार्टर शाही दरबार में राजा से मिलता है। वह राजा से राक्षसों के से निपटने के लिए गांव में सेना भेजने के लिए कहता है। हालांकि मंत्री राक्षसों के अस्तित्व से इनकार करता है और दावा करता है कि यह केवल गांव वालों द्वारा बनाई गई अफवाह है। कार्टर जोर देकर कहता है कि राक्षस सच में है और इसके राजधानी तक पहुंचने से पहले उन्हें खत्म करना होगा। राजा शुरू में एक सेना भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किम ने उसे रोक दिया। उस समय कार्टर मंत्री को देखता है। तभी राजा अचानक पूछता है कि यह वापस क्यों आया और कार्टर ने कहा कि वह केवल अपने बड़े भाई की इच्छा पूरी कर रहा है और कुछ नहीं। राजा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने बड़े बेटे को खोने का दुख नहीं है। फिर कार्टर वहां से चले जाता है और अपने भाई की पत्नी से मिलने जाता है ताकि उसे वह कल चीन ले जा सके। हालांकि वह कोरिया नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वह अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। फिर कार्टर प्रिंस यंग के कार्यालय में जाता है, यह कल्पना करते हुए कि उसका बड़ा भाई उसकी मेज पर वसीयत लिख रहा है। अचानक हैंसोल कार्टर को यह बताने के लिए आता है कि लेफ्टिनेंट और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वह विद्रोही हैं। बाहर किम और अन्य 6 मंत्रियों ने यहाँ पर कार्टर को कुछ घोषणाएं बताई। यह पता चला कि राजा ने गांव की रक्षा के लिए सैन्य आदेश को रद्द कर दिया था और प्रिंस यंग की पत्नी को चीनी दूतों के लिए आयोजित भोज में शामिल होने के लिए कहा गया था। कुछ ही समय में दूत कोरिया के श्रद्धांजलि के रूप में कार्टर के साथ अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए महल में पहुंचते हैं। बाद में राजा और मंत्री महल के पास काफिले के लिए एक भोज समारोह में शामिल होते हैं। इस बीच यह जानने के बाद कि राजा इन्फेक्टेड है, कार्टर समारोह की तरफ भागता है। यह पहले से ही रात का समय है और जैसे ही उत्सव होता है किम अपनी योजना की अगली चरण को शुरुआत करता है। वह पार्टी शुरू होने से पहले अपने तहखाने से राक्षसों को निकालता है और अब वह केवल राजा के राक्षस में बदलने का इंतजार कर रहा है। आखिरकार राजा एक दानव में बदल जाता है और एक कलाकार पर हमला करता है। कार्टर अभी अभी आया है और देखता है कि राजा कलाकार को निगल रहा है। जब किम इन्फेक्टेड राजा को मारता है तो उसे बहुत देर हो जाती है। चीनी दूतों ने किम को चीनी सम्राट को रिपोर्ट करने की धमकी दी, लेकिन किम आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह कोरिया का नया राजा है जो किसी के आगे नहीं झुकता, खास तौर से चीन राज्य से। जैसे ही वो उत्सव में पहुंचते हैं राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। मंत्री बंदूकों से लैस शाही गार्डों के साथ भाग जाते हैं जबकि कार्टर प्रिंस यंग की पत्नी को राक्षसों से बचाता है। कार्टर तब अपने सहयोगियों को जेल से रिहा करता है और शाही पहरेदारों को बताता है कि राक्षसों ने महल पर धावा बोल दिया है। राजा के मर जाने के बाद वह कारभारे भी संभालता है और राक्षसों को राजधानी तक पहुंचने से रोकने के लिए शाही पहरेदारों को गेट की सुरक्षा और बचाव करने का आदेश देता है। कैदियों में प्रिंस यंग का पुराना आदमी भी है जो तुरंत सभी से माफी मांगता है क्योंकि उसने किम को कोरिया में राक्षसों को लाने की अनुमति दी थी। वह बताते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि किम ने बात न मानने पर उनके परिवार को मारने की धमकी दी थी। गेट पर शाही गार्ड अपनी पूरी ताकत से एग्जिट गेट की रक्षा करते हैं। हालांकि ढेर सारे राक्षस झुंड बनाकर जेल सहित पूरे महल में फैल गए। सौभाग्य से कार्टर और उसके सहयोगी मौत के करीब का अनुभव झेलने के बाद भी जेल से भाग निकले क्योंकि राक्षसों ने उन्हें लगभग घेर ही लिया था। इस बीच किम बाकी मंत्रियों को गोदाम में ले जाता है। वह उन्हें बताता है कि वह कोरिया का नया राजा बनने जा रहा है, लेकिन अन्य मंत्री सहमत नहीं है क्योंकि उत्तराधिकारी के जीवित रहते हुए नए राजा की घोषणा करना गलत है। यह सुनकर किम ने एक मंत्री को चुप रहने का और उसकी बात न
मानने की धमकी के रूप में गोली मार दी। सुबह होते ही बाहर सूरज चमक उठता है, राक्षस धूप से तुरंत छिप जाते हैं और पीछे तबाही छोड़ जाते हैं। आखिरकार किम को जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन एक राक्षस अचानक से उसे काट लेता है। उसका घाव देखकर बाकी मंत्री उसे मारने का सोचते हैं ताकि वो भी राक्षस न बन जाए, लेकिन सत्ता के लिए उसकी हताशा के कारण वह उन सभी को मार डालता है। फिर वह इन्फेक्शन को धीमा करने के लिए अपना हाथ काट देता है। फिर वह महल में जाता है और खुद को कोरिया का नया राजा घोषित करते हुए राजा की पोशाक पहनता है। इस बीच बचाव के दौरान रॉयल गार्ड कप्तान को काट लिया गया था, तो कार्टर उसे आखिरी बार एक टास्क देता है। कार्टर इस अवसर का उपयोग अपने भाई की पत्नी को चीन ले जाने के लिए करता है। हालांकि वह जोर देकर कहती हैं कि उन्हें यहीं रहने की जरूरत है क्योंकि प्रिंस यंग यही करेंगे। कार्टर जानता है कि वह सही है और इसलिए वह कोरिया में रहने और उसकी रक्षा करने के निर्णय को स्वीकार करता है। अंतिम लड़ाई के लिए कार्टर और उसके सहयोगी एक योजना बनाते हैं। उन्हें पहले महल को तेल और बारूद से भर देना चाहिए, फिर जितना हो सके उतने राक्षसों को अंदर खींच लेना चाहिए और अंत में महल में आग लगा देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले वे आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करने के लिए गोदाम के तहखाने में जाते हैं, जहां किम ने पहले अपने राक्षसों को छुपाया था। बदकिस्मती से किम उस समय तहखाने में होता है और कार्टर और उसके सहयोगियों पर राक्षसों की अपनी भीड़ को छोड़ देता है। उनमें से ज्यादातर लोग आवश्यक सामग्री लेकर भाग जाते हैं, लेकिन कार्टर किम से लड़ने के लिए रुक जाता है। हालांकि किम ने कार्टर को लगभग मार डाला था, लेकिन हैंसोल किम के ऊपर अलमारियों को धक्का देकर गिराकर कार्टर को बचाता है। कार्टर अंत में भाग जाता है, लेकिन हैंसोल को किम ने पकड़ लिया था और उसकी पीठ पर कदम रखा, कार्टर को दिखाते हुए कि उसने उसके दोस्त को पकड़ लिया है। दूर से कार्टर उसे गुस्से से देखता है। जैसे ही किम अपनी तलवार उठाता है और हैंसोल को मारता है, अचानक आकाश में बादल छा जाते हैं, सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। राक्षस फिर से कहर बरसाते हैं। कार्टर और उसके सहयोगियों का पीछा करते हैं। समूह वापस महल में भाग जाता है, जबकि उनमें से एक योद्धा आने वाले राक्षसों पर हमला करता है। दुर्भाग्य से एक दानव उसे काट लेता है और सहयोगी दल जानते हैं कि क्या होने वाला है। वे उसे महल में बाहर छोड़ देते हैं। जैसे हर किसी के शरीर में दर्द उमड़ने लगता है, संक्रमित सेनानी अपने साथी से उसे मारने का अनुरोध करता है, जबकि वह अभी भी एक इंसान है क्योंकि वह एक राक्षस नहीं बनना चाहता है। ये लगभग रात का समय है और कार्टर स्वेच्छा से महल के अंदर राक्षसों को आकर्षित करने के लिए ढोल बजाता है। हालांकि लेफ्टिनेंट इसे करना चाहता है क्योंकि उसके पास राक्षस में बदलने से पहले कुछ ही समय बचा है। वह समझाता है कि भागने के दौरान एक राक्षस ने उसे भी काट लिया। डायना रोती है और आखिरी बार अपने भाई को गले लगा लेती है। लेफ्टिनेंट के ढोल बजाने का समय आ गया है। राक्षस उसके द्वारा की जाने वाली हर मार से महल को जल्दी से भर देते हैं। अंत में लेफ्टिनेंट बारूद को जलाने वाला होता है, तभी अचानक किम बीच में आ गया और उसने आग बुझा दी। वह लेफ्टिनेंट को मार डालता है और फिर सिंहासन पर बैठता है क्योंकि वह अब राक्षसों को राजा है। कार्टर और उसके सहयोगियों को डर है कि कुछ गलत हो गया है और इसलिए कार्टर महल में लौटने का फैसला करता है ताकि ये देख सके कि क्या हुआ है। लेकिन वापस लौटने से पहले वह अपने बड़े भाई की तलवार उधार लेता है। फिर वह एक घोड़े पर सवार होता है और राक्षसों को मारते और कुचलते हुए महल में घुस जाता है। महल में पहुंचने पर वह देखता है कि लेफ्टिनेंट अब एक राक्षस में बदल गया है। तभी किम कार्टर के सामने आता है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए महल को ज्वलनशील बनाने के लिए कार्टर जानबूझकर तेल और बारूद के जार को तोड़ देता है। वह तलवार से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन किम उन सभी को बुझाने में कामयाब रहता है। अचानक एक जलता हुआ तीर सीलिंग पोस्ट पर गिर जाता है और कार्टर जानता है कि तीर अंदाज ने तीर भेजा था। कार्टर सीलिंग बीम पर चढ़ जाता है और किम को अपने नीचे दया से देखने लगता है। फिर वह जले हुए तीर को पकड़कर नीचे फेंक देता है। फिल्म आग की लपटों से घिरे महल के साथ समाप्त होती है। कार्टर छत पर चढ़ जाता है, ये सोचकर कि उसने काम पूरा कर लिया है, लेकिन किम अभी भी जिंदा है और छत पर उसका पीछा करता है। वे तीसरी बार लड़ते हैं, इससे छत गिरना शुरू हो जाती है और कार्टर छत में दरार डाल देता है, जिससे किम गिर जाता है, जबकि वह अभी भी छत को जकड़ा रहता है। यहाँ पर कार्टर जानबूझकर मुस्कुराता है क्योंकि वे इन गाँव वालों के कारण जीता है। इसका मतलब यह भी है कि एक राजा को राजा उसकी प्रजा बनाती है। अगले दिन कार्टर अब कोरिया का नया राजा है और वह त्रस्त गाँव के लोगों को राक्षसों से बचाने के लिए सेना का नेतृत्व कर रहा है। तो जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है कि अगर ये राक्षस या ज़ॉम्बीज सिर्फ रात में हमला करते हैं तो ये लोग उनको दिन में क्यों नहीं मारते? कमेंट करके बताओ।